बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। मुस्लिम दुनिया के गद्दार नंबर एक ने इसराइल को अड्डे भी फराहम कर दिए और उसके बाद भारत के साथ एक डील भी कर दी है। हम जिस मुल्क का जिक्र कर रहे हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पीछे क्या वजूहात है और किस बिना पर यह डील करने की बात की गई है, क्या तैयारी की जा रही है मुस्तकबिल में, और इस एक मुल्क से पूरी दुनिया को, मुस्लिम उम्मा को किस तरीके से खतरा होने वाला है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। चाइना की जानिब से खतरनाक तरीन हथियार तेहरान पहुंचा दिए गए हैं। 56 घंटों में कितनी परवाजें तेहरान के अंदर लैंड की गई हैं, कितने कार्गो प्लेन्स, हैवी कार्गो प्लेन्स नाज़रीन, उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स की मूवमेंट के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तेहरान में लैंड किए हैं, उस हवाले से तफसीलात सामने आ चुकी है। रूस के साथ मिलकर जो एक टेस्ट किया था आईसीबीएम का, उसकी क्या डिटेल है, क्या वो कामयाब हुआ या फिर नाकाम? जो अपने पिछले व्लॉग्स में हमने आपको बताया था कि सर्बिया तक आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया गया है, उस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे। रजब तैयब उर्दगान ने तमाम तर बुनियादों को, जिसकी वजह से मुस्लिम उम्मा के अंदर तफरीक फैलाई जा रही थी, एक नई स्टेटमेंट दी है जिसने पूरी मुस्लिम उम्मा को झंझोड़ कर रख दिया है और बड़ा एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद मेरे ख्याल से कोई अब जवाब नहीं बनता किसी भी लड़ाई का। जो वहां पर मशरिक वस्ता के अंदर हालात है, जो वहां पर खाना जंगी की सी सूरत हाल है, बॉर्डर्स के करीब कुर्दों के साथ, शाम के अंदर, शाम की सरहद पर, तुर्किया के अंदर, अब वो तमाम तर चीजें खत्म होती जा रही है और मुस्लिम उम्मा की एक जानिब जब यूनिटी देखने को मिल रही है तो दूसरी जानिब जो गद्दार नंबर एक जिसको कहा जा रहा है उसने भारत के साथ डील कर रही है। उसकी वजूहत नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आखिर में आपको यह भी बताएंगे अफगानिस्तान की जानिब से ताजिकिस्तान पर हमला किया जाता है। ताजिकिस्तान ने जो उनको तिगनी का नाच नचाया है, उसके बाद पाकिस्तान की सरहद की तरफ आने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान की सरहद की तरफ जब उन्होंने आने की कोशिश की है तो पाकिस्तानी फौज ने जो उनको तिगनी का नाच नचाया है, अब वो कहीं जाने के जो है वो काबिल नहीं रहे और बड़े पैमाने पर उनकी साइट्स को, उनके अड्डों को निशाना बनाए। किस तरह से, किस मकाम पर, किस जगह पर दरअंदाजी की कोशिश की, ये हमले की क्या तफसीलात हैं, वो भी आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं यूएई की। यूएई की जानिब से जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील हुई थी, उसके बाद चूंकि बड़ी कशमकश का वो शिकार थे और उनको ये हजम नहीं हो रही थी बात। सबसे पहले तो यमन के अंदर जो उनके साथ हुआ, यमन के अंदर एसटीसी जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, और सऊदी अरब ने जब देखा कि ये यूएई के लिए वहां पर हमारे खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और एक सॉफ्ट ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद सऊदी अरब ने देखा कि चूंकि ये इसराइल के साथ इनके मफादात जुड़ चुके हैं, इसराइल के फ्रंटमैन के तौर पर ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर उन अड्डों को निशाना बनाया जहां पर हथियारों की तरसील की जा रही थी। और वो हथियार किस लिए इस्तेमाल होने थे? यमन के उस हिस्से पर कब्जा करने के लिए। जब वहां से उनको पीछे हटना पड़ा, भागना पड़ा, और फिर इनके जो एसटीसी के अहम कमांडर थे, 24 घंटों के अंदर अंदर वो वहां से भाग गए सोमालिया, सोमालीलैंड, और सोमालीलैंड से फिर उनको वापस यमन के रास्ते से उनको जाना पड़ा यूएई। तो उसके बाद नाजरीन अब सऊदी अरब एक इमर्जिंग पावर के तौर पर दिखाई दे रहा था। अब यूएई को यह खदशा था कि ये हमें बिल्कुल ही साइड लाइन कर रहे हैं। इसराइल को अड्डे अपनी सरहदों पर फराहम किए जाते हैं, उनको अड्डे दिए जाते हैं। अब उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी के पैक्ट के बाद तुर्की भी उस पैक्ट में शमूलियत का ऐलान करता है। अब ये सारी चीजें देखते हुए यूएई को यह खदशा था कि कहीं उनको साइड लाइन न कर दिया जाए। उनको यह खदशा था कि हमारी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। दैट्स द रीजन अब उन्होंने एक पाथ चूज किया। अब वो पाथ क्या हो सकता था? वो पाथ ये हो सकता था, इट कुड बी आइदर दिस साइड और दिस साइड, कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर बैठे, मामला तय करें और एक मुस्लिम यूनिटी की बात की जाए, मुस्लिम नेटो की बात की जाए। लेकिन दैट डजंट हैपन, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? उन्होंने पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की, ईरान, बांग्लादेश, इन तमाम तर ममालिक जो कि एज पेज पर आकर एक साथ यूनिटी की बात कर रहे थे, उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने इख्तियार किया पाकिस्तान की, सऊदी अरब की दुश्मनी का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने सऊदी के मुखालिफ, पाकिस्तान और सऊदी का जो डिफेंस पैक्ट हुआ था, उसको काउंटर करने के लिए भारत का दौरा करते हैं शेख जायद बिन नहयान, और वो वहां पर दौरा करने के बाद भारत अनाउंस करता है कि एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल, एक डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो होने वाला है, जो, और हम ये अपने बरादर मुल्क के साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट करने वाले हैं। तो अब यूएई ने अपना रास्ता
चुन लिया है, यूएई ने अपने रास्ते का इंतखाब कर लिया है। उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए, उसके खिलाफ जाते हुए, खिलाफ वर्जी नहीं, क्योंकि वो तो इसमें शामिल ही नहीं था, उसके खिलाफ जाते हुए भारत के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है। अब वो एक मुल्क है जो कि मुसलमानों के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट्स द रीजन। यूएई के मुतालिक ये कहा जा रहा था, दिफाई तज्जियाकार ये कह रहे थे कि यूएई अगला गजा बनने वाला है। ये जो भी इसराइल के मफादात के साथ जुड़कर ये सब कुछ कर रहे हैं, उनका जो फ्रंट मैन बनकर ये काम कर रहा है, यूएई अगला गजा बनने वाला है। ये खबरें जो है मौसूल हो रही थी, और ये तमाम तर दिफाई तज्जियाकार जब अपना एनालिसिस पेश कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि अभी तो उनको ये लग रहा है कि हम बड़ी एक पावर डोमिनेंस के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमें बड़े मफादात इससे हासिल हो रहे हैं, हमें बड़ी जो है वो बड़े प्रोटोकॉल्स इससे हासिल हो रहे हैं, दुनिया के अंदर हमारी मांग बढ़ रही है। लेकिन अगर इसके नेगेटिव साइड की तरफ देखा जाए तो फिर नाज़रीन, वो उन ममालिक की तारीख कोई अच्छी नहीं है जिन्होंने इसराइल के साथ जो है अपने मफादात के लिए एक रास्ते को इख्तियार किया। और वो रास्ता क्या था, वो रास्ता क्या है, वो आप सबके सामने है। सूडान के अंदर आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्स को, आरएसएफ को सपोर्ट करने वाले कौन है? जिधर गजा से ज्यादा जो है वो इतना ऐसा सलूक किया गया कि उसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई गई। इसके साथ साथ वहां पर जिस तरीके से मुसलमानों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया, आप सबके सामने है, बच्चों को। और वो अबू लुलू जिसने एक दिन के अंदर हजारों लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया। तो ये अब देखें कि यूएई जो है किसके कहने पर चल रहा है, किसके कहने पर काम कर रहा है और क्या क्या कर रहा है, ये आपके सामने है। खैर, हम उसकी मजीद बात नहीं करेंगे। ईरान के हवाले से बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो मौसूल हुई है, 56 घंटों के अंदर कार्गो प्लेन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेकर तेहरान पहुंच चुके हैं। कितने प्लेन्स, अब जरा तसव्वुर करें, कितने प्लेन्स पहुंचे हैं नाज़रीन। ये तकरीबन 16 के करीब प्लेन्स चाइना की जानिब से वो भेजे गए हैं, मिलिट्री कार्गो प्लेन्स, जिनके अंदर बड़े पैमाने पर हथियार जो हैं उनकी तरसील हुई है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि तेहरान चीनी जहाज पहुंच रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेकर पहुंच रहे हैं। अब उसके बाद दोबारा 56 घंटों के अंदर रिकॉर्ड इतने पहले मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेकर कार्गो प्लेन्स कभी किसी भी मुल्क नहीं पहुंचे, ईरान स्पेसिफिकली कभी भी नहीं पहुंचे। और डिस्पाइट ऑफ द सैंक्शंस ऑफ द यूएस, चाइना अपने तैयारे कहां पर भेज रहा है? ईरान भेज रहा है। रशिया के साथ, रशिया से इजाजत लेकर उनके साथ, क्योंकि वो सर्बिया तक उन्होंने एक आईसीबीएम का टेस्ट करना था, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। अब उस टेस्ट को भी कामयाब करार दिया जा रहा है। वो टेस्ट जो कि ईरान ने किया था, अब ईरान का वो टेस्ट भी कामयाब हो चुका है। ये खबरें मौसूल हुई है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन इसकी वीडियोस ज़ेरे गर्दिश है और ये कहा जा रहा है कि ईरान ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अपना आईसीबीएम। और ये सर्बिया तक जो है उन्होंने अपना मिसाइल टेस्ट किया था। रूस की इजाज़त के बाद, रूस से मदद हासिल करने के बाद रशिया और चाइना की अलाइनमेंट हमें दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो नाज़रीन, अफगानिस्तान ने ताजिकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की और ताजिकिस्तान ने उनको तिगनी का नाच नचाया। 4 दहशतगर्द थे जो कि दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो दहशतगर्दी अब पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, वो यूरोप तक, यूरोप के बाद अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर एशिया में तो सब जानते हैं। अब ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया तक जाने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन उन चारों दहशतगर्दों को असलहा उनके पास मौजूद था, भारी असलहा। उनको ताजिकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक किया। उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान का रुख करते हैं तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऐसा उनको जवाब दिया। किला सैफुल्ला सेक्टर पर जो है उन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की और चुन-चुन कर उनके हमने अड्डों को निशाना बनाया। ये रात की तारीकी में उन्होंने हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद हमने उनके जो टारगेट्स थे, जहां पर वो मुकीम थे, जहां पर उनकी पोस्टें बनी हुई थी, उन तमाम तर पोस्टों को चुन-चुन कर जो है वो निशाना बनाया। सो दैट्स एक्चुअली गुड साइन एंड दैट्स एक्चुअली अ क्लियर स्टांस फ्रॉम पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, दरअंदाजी की कोशिश की गई, तो फिर हमारा रिस्पॉन्स बड़ा ब्रूटल होगा। एंड मार्क माई वर्ड्स, दिस इज द स्टांस ऑफ पाकिस्तान। हम अपनी सरजमीन के खिलाफ कहीं से भी अगर दहशतगर्दी होती है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे जमीन के अंदर से हो। हम उन फितनों को भी एलिमिनेट करेंगे और हमारी जमीन के बाहर से हो, हम उन फितनों को भी एलिमिनेट करेंगे। अगर नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि तुर्किया की बात की, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आई है जिसने झंझोड़ कर रख दिया और अब हमें यूनाइटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुसलमान। वो मुस्लिम नेटो का वजूद जो है वो हमें प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है। वो किस तरीके से प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है नाज़रीन? वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं कि कुर्द हमारे भाई हैं। कुर्दों के साथ उनके कितने बुरे ताल्लुकात थे, लड़ाइयाँ चल रही थी। शाम के अंदर भी फिर लड़ाइयाँ चल रही थी, कुर्दिस्तान बनाने की बात करते थे। उन्होंने कहा ये हमारे भाई हैं, अरब हमारे भाई हैं, तुर्कमेन हमारे भाई हैं। उसने कहा जितने भी सुन्नी है, शिया है, अलवीत है, ये सारे हमारे भाई हैं, हमारे दिल के करीब है।
हम एक होकर क्यों नहीं रह सकते? अब वो वक्त फाइनली आ चुका है जिसमें यह देखा जा रहा है कि मुसलमान को मुसलमान की कदर है, एक दूसरे की कदर की जा रही है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक इत्तेहाद बनाने की बात की जा रही है, एक ऐसा इत्तेहाद जो कि अनब्रेकेबल होगा, एक ऐसा बॉन्ड जो कि अनब्रेकेबल होगा, एक ऐसा बॉन्ड जो कि कभी टूटेगा नहीं बल्कि दूसरों को तोड़ेगा। अगर मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होगी तो पूरे हिस्से उस तकलीफ से लरज़ उठता है, कांप उठता है। तो अब उस जिस्म को यकजा करने की, अब उस जिस्म को एक करने की ज़रूरत और अब वो वक़्त आ चुका है और ये हमें खबरों से ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन सून एंड इट विल बी अ ह्यूज अपसेट। मग़रिब के लिए भी एक बहुत बड़ा अपसेट होगा, इज़राइल के लिए भी एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। भारत ने जहाँ पर ये यूएई के साथ बड़ा प्राउडली अनाउंस किया डिफेंस पैक्ट को, वहीं पर पोलैंड के जो वफ़्द आए हुए थे, पोलैंड के वफ़्द ने उनको बड़ा एक क्लियर रिस्पॉन्स दिया जो कि एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत तस्वर की जा रही है पाकिस्तान के लिए। तो भारत का ये वतीरा है पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी को मंसूब करने की कोशिश करते हैं। जयशंकर मंसूब करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सीधा-सीधा शट अप कॉल दे दी और उन्होंने ये कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है और डाइवर्सिफाइड है। हम किसी के खिलाफ बयान नहीं देंगे और न किसी के खिलाफ जाएँगे। हम जानते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो उनके वफ़्द की जानिब से बड़ा एक शट अप कॉल दी गई जो कि और एनडीटीवी उनके जो एनडीटीवी के एक आदित्य राज हैं, उन्होंने जब सवाल करने की कोशिश की तो उनके सवाल का जवाब भी नहीं दिया। उनको इग्नोर कर दिया। तो ये नाज़रीन भारत की इस वक़्त औकात है। ये भारत जो है इस वक़्त पूरी दुनिया के सामने जो पाकिस्तान से मंसूब करने की कोशिश करता है, वो खुद बेचारा बहुत बुरे तरीके से फँस चुका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।